जैसे आप सब लोग स्टार्ट करते हैं फिर नए सब्जेक्ट से, इसका नाम है सॉम। नाम इसके बहुत है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं सिविल वाले, और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोल सकते हैं, सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं। हमें क्या करना है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बेसिक पे ही रहना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नॉलेज इसमें काम करनी है, डेरिवेशन हमें करना नहीं है। दूसरा, हमारे पास में डेरिवेशन का यूज़ कहीं नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंसेप्ट बनाने और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जा रहे हो उसमें और बेसिक एकदम क्लियर रखो। बेसिक क्लियर है तो ट्रिक्स निकल जाएगी आराम से। ऐसा नहीं कि ट्रिक्स हमें याद करनी है, कोई याद नहीं करना है। और मैं पहले बता देता हूँ, फॉर्मूले रटने नहीं है, फॉर्मूले समझ लो और उसका एप्लीकेशन देख लो और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड एक सिंपल सा है, ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, ये अपन देखेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ ना कुछ मटेरियल होगा हमारे पास में। मटेरियल इन द सेंस कोई ना कोई बॉडी होगी। अब बॉडी कितने टाइप की होती है, चलो बॉडी पे बात कर लेते हैं। बॉडी हमारे पास में जनरली दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है रिजिड बॉडी और एक होती है फ्लेक्सिबल बॉडी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी बोल सकते हैं। जो चीज़ डिफॉर्म हो सकती है उसको हम डिफॉर्मेबल बोलेंगे, जो रिजिड है उसको हम नॉन डिफॉर्मेबल बोलते हैं। तो जनरली दो टाइप से डिवाइड हो गया, एक तो होगी रिजिड बॉडी, एक होगी आपकी डिफॉर्मेबल बॉडी। इन दोनों बॉडीज पे बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि मान लो ये पूरा बोर्ड है, ठीक है। अगर मैं ये मार्कर से इसको प्रेस करता हूं, क्या ये बॉडी डिफॉर्म हुई है? एक पूरा अगर एवरेज पे देखें तो ये बॉडी डिफॉर्म हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें दिखी नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास में ये डस्टर है, इसका ये जो स्पंज है, इस पे मैंने ऐसे प्रेस किया, क्या ये बॉडी डिफॉर्म हुई? हाँ, ये बॉडी डिफॉर्म हुई। तो इन दोनों को कैटेगराइज कर दिया। तो मतलब मेरे पास में एक ये बॉडी है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगा मान लो, क्योंकि एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है, न्यूटन भाई साहब बता के गए थे हमें। तो अब जब ये इसकी होगी तो मान लो इसकी लेंथ L है, तो जब ये फोर्स लगा, ये फोर्स कैसा कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, पुल नहीं कर रहा है। पुश करेगा तो लेंथ क्या होती है, कम होती है। जनरली बात करते हैं तो लेंथ कम हो जाएगी। तो अब ये लेंथ ऐसे हो रही है, इतनी हो जाएगी। इरेजर होता है हमारे पास में, उसको ऐसे दबा के देखो, जब इरेजर को दबाएंगे तो उसकी लेंथ ये हो जाएगी। तो ये होगी लेंथ L डैश। हम ये कह सकते हैं L इज ग्रेटर देन L डैश। तो मतलब ये डिफॉर्म तो हुआ ना। अब डेल्टा L आया है, इसका मतलब चेंज इन लेंथ आ गया ना। इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। कितना ये डिफॉर्म हुआ है, तो इस डेल्टा L को मैं अगर डेल लिखूं और इन बॉडी के लिए बात करूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इफ डेल इज इक्वल टू 0 देन इट इज अ रिजिड बॉडी। मतलब डिफॉर्मेशन आए ही नहीं मेरा। और अगर मैं इस पे बात करूं, इफ डेल इज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स ये एक डिफॉर्मेबल बॉडी है। हुआ क्लियर? चलो देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या पूरा का पूरा यूनिवर्स हो, 100% नाम की कोई चीज नहीं होती है। हुआ क्लियर? तो 100% रिजिड कोई भी बॉडी नहीं हो सकती। सारी बॉडी क्या होती है, डिफॉर्मेबल बॉडी होती है। अब आप बोलते हो कि सर आपने मार्कर से इसको दबाया, ये तो दबी नहीं बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉडी अगर दबी नहीं तो ये हमें दिखाई नहीं दी है। लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें, इसके पार्टिकल्स की बात करें, तो ये पार्टिकल कंप्रेस हुए हैं। आया समझ में? तो ये डिफॉर्मेबल बॉडी हो जाएगी। वो एस्पेक्ट ऐसा होता है कि हमें उसको रिजिड मानना है या डिफॉर्मेबल मानना है। कोई भी हमें थ्योरी देनी है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम एजम्पशंस मानते हैं कि इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आएगा। वो एजम्पशन माना जाता है कि ये बॉडी रिजिड नहीं है, ये बॉडी रिजिड है। आई बात समझ में? चलो, अब जब ये रिजिड बॉडी है, डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो हमें पता है कि हर बॉडी अब हमारी डिफॉर्मेबल बॉडी होगी और रिजिड बॉडी पे कोई बात नहीं करेंगे। चलो अच्छी बात है।
अब डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करते हैं। तो बॉडी कितने टाइप की होती है? जनरली हमने क्या पढ़ा है आज तक कि बॉडी के 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जनरली हम ये पढ़ते हैं। आज के बाद में अगर टेक्निकल में आप हैं तो इस चीज़ को बस 2 ही चीज़ों में डिवाइड करोगे, एक तो होगा आपका सॉलिड और एक होगा आपका फ्लूइड। आई बात समझ में? चलो ये देखते हैं कि एक तो होगा आपका सॉलिड, एक होगा आपका फ्लूइड। अब फ्लूइड का मतलब ये नहीं है कि सर ये गैस है या फिर ये आपका लिक्विड है। फ्लूइड का मतलब है गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस एंड लिक्विड का मिक्सचर भी हो सकता है। हुआ क्लियर ये बात? चलो, अब फ्लूइड हो गया और सॉलिड हो गया। रिजिड बॉडी मतलब कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा जो कि नॉन डिफॉर्मेबल होगा, तो इसको मैं जनरली नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी लिख देता हूं। आई बात समझ में? अब ये तो हो गया नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी में डिफरेंस। अब हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह, ये सब बेसिक है इनका। आई बात समझ में? हमें अब क्या करना है, एक चीज पढ़नी है। हम किसी भी चीज पे अगर एनालिसिस कर रहे हैं, कोई भी चीज पे हम अगर एनालिसिस कर रहे हैं, वो एनालिसिस हम इस पे भी करेंगे, इस पे भी करेंगे और इस पे भी करेंगे। तो अगर मैं ये बोलूं कि मुझे इस पे एनालिसिस करना है, तो ये बॉडी कौन सी है? रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी पे अगर मैं फोर्स का, स्ट्रेंथ का, डिफॉर्मेशन का, मोशन का, एक्स वाई जेड कुछ भी करता हूं, तो वो मैं एनालिसिस किस में इंक्लूड करूंगा? उसका हमारा सब्जेक्ट आता है, उसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये आ जाएगा हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये पढ़ा है आपने सबने? हम कहते हैं ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके अंदर हम ये बोलते हैं क्या कि अगर गेंद वहां से गिरी तो बॉल के अंदर उसका डिफॉर्मेशन हुआ। ये डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, हम ये नहीं मानते। हम क्या बोलते हैं? बॉल इज रिजिड। अगर वो गिरी है तो हम उसका क्या करेंगे? मोशन एक्वायर करेंगे, देखेंगे उसमें कि हम अब उसका बाउंड कितना आया, रिबाउंड कितना आया, वो कितनी हाइट पर गया, कितना फोर्स लगा, ये सब हम चेक करेंगे। वो चीज़ क्या होगी? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया। अब ये का ये एनालिसिस अगर मैं किसी सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी पे अप्लाई करता हूं, तो उस सब्जेक्ट का नाम क्या हो जाता है फिर? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि हमें अभी पढ़ना है। आई बात समझ में? अगर यही चीज मैं अगर फ्लूइड पे अप्लाई कर देता हूं, तो फ्लूइड पे अप्लाई करने के बाद में क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स। हुआ क्लियर? तो ये तो हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन। अब आप बोल रहे हो सर अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, सॉम है, मतलब सॉलिड का एनालिसिस हो गया, फ्लूइड का एनालिसिस हो गया, मतलब मैकेनिक्स तो सब में है ना। अब इस मैकेनिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हो? इस मैकेनिक्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। हुआ क्लियर? अब ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, इस सेक्शन को उठा के यहां पे रख दो तो वो सॉलिड के लिए हो गया, इस सेक्शन को उठा के यहां पे रख दो तो वो फ्लूइड के लिए हो गया। आया समझ में? तो पहले इसको नोट कर लो। ये नोट होने के बाद में मैं आपको मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन बताता हूं। ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं इस मैकेनिक्स की। चलो मैं यहीं से बता देता हूं आपको। मैकेनिक्स के 2 पार्ट है। एक तो पार्ट होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। अब एक चीज याद रखना, अगर इस पूरे के पूरे सेक्शन को, ये जो आपको रेड मार्कर में दिख रहा है, इसको मैं उठा के यहां पे रख देता हूं, तो सॉम के भी 2 पार्ट हो गए। कौन कौन से? स्टैटिक और डायनेमिक। हुआ क्लियर? अब इसको उठा के यहां चिपका दो। इसका मतलब क्या हो गया? फ्लूइड के भी 2 पार्ट हो गए, स्टैटिक फ्लूइड मैकेनिक्स और डायनेमिक फ्लूइड मैकेनिक्स। हुआ क्लियर?
तो इसको ही हम समझ लेते हैं, इस चीज को यहां पे समझते। देखो मैंने ये बोला कि मैं मैकेनिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। कौन कौन से पार्ट हो गए? ये पार्ट हो गया आपके स्टैटिक एंड डायनामिक। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर स्टैटिक की बात आती है तो हम क्या सोचते हैं? स्टैटिक का मतलब इसका मोशन नहीं होगा। एकदम करेक्ट है। जिस भी बॉडी पे हम मोशन एनालिसिस नहीं करते हैं, मोशन पे बात ही नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें मोशन एक्वायर करना ही नहीं है। अगर वो बॉडी ऐसे है, ये बोर्ड लटका हुआ है ऐसे, ठीक है, अगर इस पे जो कील्स लगी हुई है उन कीलों पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना इसका हैंगिंग वेट है, कितना ये वेट झेल सकते हैं ये कील, तो हमें ये क्या करना है? ये एनालिसिस करना है। तो वो किसके अंदर आएगा? स्टैटिक में आएगा। आई बात समझ में? मान लो घर के अंदर जो पर्दा हिल रहा है हमारा, ठीक है, और या फिर मैं ऐसे बोल देता हूं कि ये देखो, ये ऐसा है, इस मार्कर को मैंने ऐसे होल्ड पे रखा है। अगर ये मार्कर होल्ड पे है तो अगर मैं इसका एनालिसिस करूं कि मुझे कितना फोर्स लगाना है, इसका मतलब क्या होगा? ये आ गया आपके पास में मैकेनिक्स में। कौन सी मैकेनिक्स? इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स में स्टैटिक। वो भी हुआ क्लियर? क्यों? क्योंकि इसका मोशन नहीं हो रहा। अब मैं अगर इसका मोशन करवा रहा हूं, ऐसे से होता है ना, पेंडुलम ऐसे से मोशन कर रहा है, इस पेंडुलम का मोशन हो रहा है, तो अब मुझे कितना फोर्स लगाना है ताकि ये स्लिप भी ना हो और मैं इसको रेगुलर होल्ड कर सकूं। इन दोनों का हम क्या करेंगे? कहां पे पढ़ेंगे? डायनामिक्स में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये इन मोशन आ गया। इसका मतलब स्टैटिक का मतलब अगर मोशन नहीं है तो हम उसको स्टैटिक में इंक्लूड कर लेंगे, और अगर मोशन है तो हम इसको डायनामिक में इंक्लूड कर लेंगे। हुआ क्लियर? सॉरी, इफ मोशन इज 0 एंड मोशन इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? चलो अब देखते हैं सबसे मेन पार्ट, डायनामिक। अगर डायनामिक को मैं डिवाइड करने जाऊं तो डायनामिक को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक सुना होगा आपने वर्ड काइनेटिक्स, और एक वर्ड सुना होगा काइनेमेटिक्स। हमें ये तो पता है काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स दोनों में से एक पार्ट ऐसा होता है जिसके अंदर एक में फोर्स आता है, दूसरे में फोर्स नहीं आता। लेकिन सर कौन सा होता है? ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो ये कंफ्यूजन अब आज के बाद में दूर कर लो। वो देखो कैसे करेंगे। काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों के अंदर स्पेलिंग में क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? MA एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस हमें इसी चीज को पकड़ना है। अब हमें ये तो पता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, F = MA होता है। तो MA आ गया इसके अंदर, तो जब फोर्स इसके अंदर आ गया तो हमें फोर्स को लेना ही नहीं है। आई बात समझ में? इसका मतलब F = MA इसके अंदर आ चुका है, तो हम इसके अंदर फोर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर फोर्स आया क्या? नहीं आया, तो एक्शनल लगेगा, तो हमें यहां पे फोर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। अब हुआ क्लियर? काइनेमेटिक का मतलब हो गया डायनामिक्स, मतलब मोशन हुआ है। ये तो सिंपल सी बात है, डायनामिक के पार्ट है, तो डायनामिक का पार्ट है तो मोशन तो होगा, बट ऑब्वियस है। लेकिन मोशन ड्यू टू फोर्स हुआ है, मोशन का कॉज क्या है वो हमें नहीं देखना है। लेकिन यहां पे तो फोर्स को देखना पड़ेगा। मोशन हुआ है और उस मोशन को फोर्स ने किया है। कौन से फोर्स ने किया है वो हम किस में पढ़ेंगे? काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो हुआ क्लियर? ये चीज देखो आप, अब F = MA तो पढ़ा है, इस चीज को मार्क रखना है, ऐसे याद रहेगा, अब तो नहीं भूलोगे। इसके अंदर हमें क्या करना है? कॉज ऑफ मोशन नहीं लेना है, क्योंकि हम फोर्स इंक्लूड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फोर्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं। मतलब फोर्स एनालिसिस हम एक्सक्लूड कर देंगे, नहीं करेंगे इसके अंदर। काइनेटिक्स का मतलब क्या हो गया? कॉज ऑफ मोशन किसकी वजह से है ये हमें देखना पड़ेगा, तो ये फोर्स को हम सारे इंक्लूड करेंगे इसमें।
आई बात समझ में आपको? बस आज के बाद में ये चीज़ खत्म हो गई है, हुआ ना क्लियर? कैसे? काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या डिफरेंस है? काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में स्पेलिंग मिस्टेक है सर, एम ए एक्स्ट्रा आ रहा है। एम ए मतलब एफ इजिकल्स टू एम ए होता है, एफ इजिकल्स टू एम ए मतलब ये एम ए आ चुका है, मतलब फोर्स आ चुका है, इसलिए हम फोर्स को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब फोर्स को हम ले ही नहीं रहे। हुआ क्लियर? इसके अंदर काइनेटिक्स है, तो काइनेटिक्स के अंदर क्या होता है, कॉज ऑफ मोशन तो हमें इंक्लूड करना है, विद फोर्स एनालिसिस करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हम फोर्स एनालिसिस करते हैं। हुआ क्लियर? चलो अच्छी बात है। ये चीज़ याद रखना, जब फ्लूइड मैकेनिक्स आएगी ना ये वाली, तब वहां पे एक प्रॉपर्टी होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जिसने पढ़ रखा है वो सुन लो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तब मैं ये पूछूंगा इसका नाम काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्यों पड़ा, तब आपको क्या जवाब देना है, सर इसमें काइनेटिक्स के अंदर फोर्स इंक्लूड होता है, यहाँ पे फोर्स इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। अब ये नोट कर लो पहले, क्योंकि वीडियो पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया नोट, आगे चलते हैं। अब एक सिंपल सी बात, ये चीजें आपको पता चल चुकी है नहीं? बेसिक आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट कैसे डिवाइड हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। अब कोई भी सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालिसिस करने से पहले कुछ ना कुछ चीज़ें अजम्पशन लेनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ हमारे फेवर में नहीं होती है। समझ रहे हो इस बात को? तो हम सबसे पहले अजम्पशंस पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 100 पढ़ रहे हैं सीधा स्ट्रेस और स्ट्रेन स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक में टाइम लगाओ, लेकिन अच्छे से करो। अगर हो गया बेसिक तो बड़ी से बड़ी चीज़ ले आओ, सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे बात को? तो एजम्पशन ये कोई नहीं करवाते, अजम्पशंस। अजम्पशन इसलिए याद करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन की बात आती है ना, कि क्वेश्चन अब हमें करना पड़ेगा, वहां पे लैंग्वेज समझ में नहीं आती सर। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, लैंग्वेज क्या होगी पता नहीं। लैंग्वेज में फंसते हो, क्वेश्चन का मीनिंग कोई और निकालते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो, और वो आंसर आपका गलत हो जाता है। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका चेंज करो, उसका बेसिक पकड़ो। बेसिक पकड़ में आ गए ना तो कोई भी ट्रिक काम कर जाएगी। लेकिन अगर बेसिक ही नहीं है, सीधा ही ट्रिक याद कर रखा है, इस एनालिटिकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अब ऐसे जो चीज़ें याद करने की, उसमें तो ट्रिक ही काम आएगी। राजस्थान जी के ले लो, राजस्थान जी के में तो ट्रिक ही काम करेगी। क्या क्या याद रखोगे? इसके अंदर याद नहीं रखना, इसमें समझना है। ये एकदम रिवर्स चीज़ है, टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, इसलिए। चलो सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट, all the materials are assumed as homogeneous and isotropic। इन दो वर्ड पे गौर करना। all the materials are homogeneous and isotropic। ये एजम्पशन लिया हमने, ऑल द मटेरियल्स आर एज्यूम्ड एज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। मैंने यहाँ पे एंड लिखा है, आई बात समझ में? एक चीज समझ लो, एंड और में क्या डिफरेंस होता है। एंड का मतलब है यहाँ का और यहाँ का जो प्लेस है, उन दोनों को हमने इंक्लूड करना है। और का मतलब ये है कि या तो ये ले लो या ये ले लो, आई बात समझ में? एंड का मतलब है दोनों लेना पड़ेगा। हुआ क्लियर? बस चलो, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। अब बात आती है नेक्स्ट की। पहले सारे अजम्पशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में एक एक करके इन अजम्पशन को पढ़ेंगे। सेकंड ये है कि ऑल द क्रॉस सेक्शन एरिया आर prismatic
हर एक में एक एक वर्ड आएगा, ये वर्ड याद रखना है। ऑल द क्रॉस सेक्शन एरिया आर प्रिज्मेटिक। अब याद रखना, आगे से मैं क्रॉस सेक्शन को ऐसे लिखूंगा, क्रॉस सेक्शन, दोनों इंक्लूड कर लेना, नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है ना। चलो ये हो गया, जो जो वर्ड समझने हैं ना उनको मैं अलग से कर रहा हूं, आराम से समझेंगे इनको, बहुत जरूरी है ये। थर्ड करते हैं। थर्ड क्या हो गया? थर्ड हो गया कि ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन आर नेग्लेक्टेड। और इसी का सब टॉपिक मान लो कि ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन आर नेग्लेक्टेड। चलो फोर्थ बना देते हैं, स्ट्रेस concentration factor KT is also neglected। जो डिप्लोमा वाले हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, इन केस वो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। थोड़ा ट्राई करो, क्योंकि लैंग्वेज तो मेरी दोनों ही है। आई बात समझ में? चलो, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड। नेक्स्ट आपका क्या आता है? बॉडी वेट। बॉडी वेट क्या होता है? जैसे मेरा वेट है तो मैं कितना इस फ्लोर को पुश कर रहा हूं। जैसे ये छत है, इसकी जो बीम भरी हुई है, ये कितना पुश कर रही है अपने आप को, ड्यू टू सेल्फ वेट, नाम सुना है ना, वो चीज है। वो बॉडी वेट जो है वो किसकी वजह से आता है? ड्यू टू वॉल्यूम आता है। मतलब इसको ऐसे लिख लो, ड्यू टू वॉल्यूम इज नेग्लेक्टेड। लेकिन ये नेग्लेक्टेड कब तक? जब तक नहीं बोला जाए, until stated। कहते हैं ना अमिताभ बच्चन, जब तक बैठने को नहीं बोला जाए तब तक खड़े रहो। वही चीज है यहाँ पे, जब तक बोला नहीं है ना उसने कि इंक्लूड करो, तब तक हमें बॉडी वेट को इंक्लूड नहीं करना है। सारा का सारा जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल वेट होता है, एक्सटर्नल जो भी हम उस पर लोड लगा रहे हैं, उनको इंक्लूड करना है बस। बॉडी वेट वो बोलेगा तब हम इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब सोचो, मैंने इस बीम के ऊपर, मान लो ये मार्कर एक बीम है मेरी, मैंने यहां पे एक फोर्स लगाया, तो आप फोर्स एनालिसिस कर लोगे। एक जना ने किया कि ये फोर्स एनालिसिस हो गया, लेकिन भैया इसका वेट भी तो है, वो भी तो करेगा। ये बंदा कर रहा है फोर्स एनालिसिस विद वेट, ये कर रहा है फोर्स एनालिसिस विदाउट वेट। दोनों का आंसर ऑब्वियसली अलग अलग आएगा। इन दोनों आंसर को एक कैसे करेंगे? ये अजम्पशन मान के। क्यों? क्योंकि पूरे सब्जेक्ट में ये अजम्पशन माने जाते हैं। हुआ क्लियर? और आपके ऑप्शन भी ऐसे ही होंगे जो विदाउट यूजिंग वेट होंगे। हुआ क्लियर? चलो, एक और आता है इसके अंदर, वो क्या है हमारे पास में? किसी को कोई आइडिया? जो भी हम फोर्स ले रहे हैं ना, वो फोर्स ग्रेजुअली अप्लाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंपैक्ट लोड हो गया, आगे हम पढ़ेंगे, इंपैक्ट लोड हो गया, नोच कर दिया उसको, या फिर सडन वेट हो गया। हुआ क्लियर? तो वो होगा वेट इज ग्रेजुअली applied until stated। ये भी वही बात आ गई, until stated मतलब अमिताभ बच्चन जी, जब तक नहीं बोला जाए तब तक नहीं लेना है। हुआ क्लियर? चलो, सेवेंथ और लास्ट, जो आपके एफएम में बहुत यूज आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, है तो सारे के सारे एक बॉडी के पार्ट, मैकेनिक्स के पार्ट, लेकिन अब ये जो आएगा ना, अब इसको हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। ये लास्ट है, सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। ठीक है, सेंट वेनेंट प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। इन्होंने क्या बोला था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ स्ट्रेस।
ये हम इंक्लूड करेंगे। अब एक बात याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। सॉम में अगर ये नहीं आता तो मान के चलो कि आधे एजम्पशन तो आपने छोड़ दिए। हर जगह ये अप्लाई होता है, हर जगह। अब नेक्स्ट आता है ऑल द क्रॉस सेक्शन एरियाज प्रिज्मेटिक, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये दोनों क्या है ना, कंबाइंड है। इसका एक क्वेश्चन आता है जो ईएस में भी पूछता है, गेट में 1 मार्क्स में पूछता है, जेईएन एएन जो भी XYZ वैकेंसी है उनमें से क्वेश्चन उठता है। और इसकी परफेक्ट वैल्यू है कि सर्कल के लिए केटी की क्या वैल्यू होती है, बस खत्म। एक क्वेश्चन बनता है इसका, वो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा अभी आपको। बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट नेग्लेक्टेड अंटिल स्टेटेड, ये आपको समझ में आ चुका है। वेट इज ग्रेजुअली अप्लाइड अंटिल स्टेटेड, ये भी आपको समझ में आ चुका है। लास्ट बता सेंड वेनेंट प्रिंसिपल, ये हम पढ़ेंगे एफएम में, ठीक है। यूज इसका एफएम में है, स्ट्रेस का एनालिसिस भी यहां पे है, लेकिन इसको हम अभी पढ़ लेते हैं, एफएम में वापस से रिपीट कर लेंगे। हुआ क्लियर? चलो अब सबसे पहले ये करेंगे होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। ये करने से पहले नोट कर लो इसको पॉज करके। हो गया नोट? चलो अब सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट में क्या है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। होमो का मतलब होता है सिंगल, मतलब वन। होमोजीनियस का मतलब समझो पहले। होमोजीनियस कहता है कि अगर मैं सिंगल डायरेक्शन में जा रहा हूं, उस सिंगल डायरेक्शन में सारी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, चाहे आप कौन सा भी पॉइंट ले लो, ठीक है। मैं जो बात बोल रहा हूं उसको गौर से सुनना और उसी को नोट डाउन करना। All the properties of a homogeneous material in a direction, in a single direction, is all equal at all the points. ठीक है, ये चीज मैं लिख रहा हूं वापस से, समझना इस चीज को। Properties are same. Properties are same in one direction at all the points. For homogeneous material. Homogeneous materials. अगर आपको बोले होमोजीनियस का मतलब क्या है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इस डायरेक्शन में सब के सब प्रॉपर्टी सेम होगी। हुआ क्लियर? मतलब मैं अगर x डायरेक्शन में गया तो यहां पे पॉइंट अगर E है, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी मान लो E है, तो यहां पे भी अगर मैं प्रॉपर्टी लिखता हूं E, तो ये दोनों सेम होगी, यहां पे भी E। लेकिन अगर मैं z डायरेक्शन में जा रहा हूं, x हो गया, ये z हो गया, ये आपका y हो गया, यहां पे मैं जा रहा हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका E डैश। यहां पे भी फिर क्या होगा, ये इक्वल है ना एक सिंगल डायरेक्शन में, होमोजेनियस मटेरियल ले लिया तो ये भी E डैश। अगर मैं यहां पे पॉइंट लेता हूं तो ना इसके इक्वल होगा ना इसके इक्वल होगा, इसकी खुद की प्रॉपर्टी अलग होगी ना, उसको मान लेते हैं हम, ये होगा E डबल डैश। तो अगर इस पॉइंट का मैंने पूछा है तो उसका क्या हो जाएगा, E डबल डैश। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है ये होमोजेनियस मटेरियल है। हुआ क्लियर? ये चीज आप याद रखो बस। होमोजेनियस के लिए ये होता है, जो ब्लैक में लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए क्या हो जाएगा वो देखते हैं। आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या कहता है, प्रॉपर्टीज आर सेम। प्रॉपर्टीज आर सेम, जो इसका है ना उसको रिवर्स कर दो, एट अ पॉइंट इन ऑल डायरेक्शंस
हुआ क्लियर? और ये क्या कह रहा है? फॉर होमोजीनियस मटेरियल, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल। हुआ क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया? एट अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पकड़ लो, मतलब अगर मैं यहां खड़ा हो गया ना, तो मुझे इस डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी दिख रही है वो कि वो इस डायरेक्शन में दिख रही है, वो कि वो इस डायरेक्शन में दिख रही है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे ऑल डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। वो हो जाएगा हमारा आइसोट्रोपिक मटेरियल। अब इसका डायग्राम इसी तरह देख लो, 3 डायगोनल एक्सिस बना लो। ये अगर है x, ये है y, ये है z, तो ये क्या कह रहा है? इस पॉइंट पे इसकी प्रॉपर्टी e है ना, तो इसी पॉइंट पे चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, चाहे इस डायरेक्शन में देखो, ये प्रॉपर्टी e ही रहेगी। ये होता है आइसोट्रोपिक का मामला। अब आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों वर्ड का इंडिविजुअल मीनिंग समझ में आ गया। मैंने क्या लिखा है? एंड। एंड का मतलब क्या हो गया? एंड का मतलब ये हो गया कि ये प्लस ये इक्वल्स टू हमारा क्या है? एजम्पशन है। तो ये क्या होगा? होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल का मतलब प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस at all points for homogeneous and isotropic materials। हुआ क्लियर? ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। अब ये चीज देख लो कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं हम। ऑल द मटेरियल आर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। जब भी आप क्वेश्चन में देखोगे ना, तो अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, इफ बीम इज अज्यूम्ड एज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक देन फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस इक्वेशन। हुआ क्लियर? आपको पता है मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है, 2 क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, वापस से सुन लो। ऑल द मटेरियल्स आर इंक्लूड और all the materials are assumed to be homogeneous and isotropic, then solve this equation for the beam। ये क्वेश्चन हो गया इस तरफ दूसरा क्वेश्चन है, वो बोला solve this equation for the beam। बस इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें लैंग्वेज भारी है, इसमें लैंग्वेज नहीं है। आपको इक्वेशन दी, इक्वेशन सॉल्व कर दी, आंसर आ गया। इधर आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है। जैसे ही आप बोलो ना होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, ये तो अजम्पशन होता ही है, तो पढ़ने की जरूरत क्या है? हुआ क्लियर? बस उसको कर लो। इसने लिखा नहीं है लेकिन अजम्पशन तो सॉन्ग का ही है ना। हुआ क्लियर? तो ये याद रखना। अब कोई चिंता नहीं है इसमें। वो बोला है होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, इसका मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी डायरेक्शन ले लो, सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। ये अजम्पशन क्यों लिया गया ये देखो पहले। सबसे मान लो मेरे पास में एक बीम है, अब इसके कुछ इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसकी। तो मैं ये बोल रहा हूं इस पॉइंट पे मान लो इसकी कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे मैं ई ले रहा था अभी तक, इसको इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं, आगे आएगा टॉपिक। अगर यहां पे ई है तो अगर मैं इस फेस पे देखूं तो ये भी ई होगा, और इसका जो रिवर्स फेस है दूसरा, मान लेते हैं ऐसा है कोई रिवर्स फेस इस साइड में। अब 3D थोड़ा वो दिख रहा है। यहां पे अगर है तो अगर मैं यहां पे कोई भी पॉइंट लेता हूं ई, तो वो भी ई होगा, तो ई होगा। हुआ क्लियर? इस पॉइंट पे लेता हूं तो वो भी क्या होगा? ई हो जाएगा और ई हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर मैं ये एजम्पशन नहीं लेता तो मुझे क्या करना पड़ता? पूरी बीम पे मैं एनालिसिस नहीं कर पाता, मुझे इस सरफेस पे एनालिसिस अलग करना पड़ता, इस पे अलग करना पड़ता, इस पे अलग करना पड़ता, फिर तीनों का कंबाइंड रिलेशन बना के कोई ना कोई लॉ प्रिडिक्ट करना पड़ता। हुआ क्लियर? ये एजम्पशन ले लिया तो मैं क्या बोलूँगा? इस सॉलिड बार का, मान लो ये एक सॉलिड बार है, इस सॉलिड बार का इलास्टिक कांस्टेंट 210 गीगापास्कल है। खत्म बात। अब चाहे इस पॉइंट का मेजर करो चाहे इस पॉइंट का मेजर करो, बात तो एक ही हुई। हुआ क्लियर?
तो ये नोट डाउन कर लो पहले, अगर एक्सप्लेनेशन में करना है तो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट वाला तो आपका क्लियर हो गया है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास में क्या था? सेकंड ये बोल रहा था कि क्रॉस सेक्शंस आर प्रिज्मेटिक। ठीक है, प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है? किसी को पता है तो नोट डाउन कर लो अपने आप, अदरवाइज मुझे तो बताना है ही। हुआ क्लियर? प्रिज्मेटिक का मीनिंग समझो। प्रिज्मेटिक it means throughout constant। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं कोई एक रॉड लेता हूं राउंड शेप, अगर मैंने ये बोला है इस राउंड शेप रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो 30 mm² है, तो आप इस रॉड को कहीं से भी काट दो, यहां से काट दो, तो यहां पे जो एरिया बनेगा ना इसका, वो 30 mm² ही होगा। क्यों? क्योंकि डायामीटर क्या है इसका? सेम है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। अगर प्रिज्मेटिक नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? नॉन प्रिज्मेटिक। नॉन प्रिज्मेटिक का मतलब क्या हो गया? नॉन प्रिज्मेटिक का मतलब हो गया टेपर्ड सेक्शन। मान लो ऐसा कोई है, अब मैं यहां पे थ्रू आउट द लेंथ है ना, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, पूरी की पूरी लेंथ में कहीं से भी कट कर लो तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। यहां पे भी 30 mm² है, यहां पे भी 30 mm² है, यहां पे भी 30 mm² है, लेकिन नॉन प्रिज्मेटिक बार है। इसका मतलब अगर मैंने बोला यहां पे 30 mm² है, तो क्या ये रेगुलर रहेगा, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा एरिया? नहीं रहेगा। यहां से कट करोगे अलग रहेगा, यहां से कट करोगे अलग रहेगा, यहां पे अलग होगा। तो यहां का एंड सेक्शन का आपको दे रखा होता है जनरली, मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, तो ये रेगुलर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन प्रिज्मेटिक। अगर उसने बोला है डायामीटर ऑफ द बार इज 10 सेंटीमीटर, हम क्या करेंगे? पूरी की पूरी रॉड का डायामीटर क्या है? थ्रू आउट हम उसको क्या मानेंगे? प्रिज्मेटिक मानेंगे। जब तक वो नहीं बोले ना कि प्रिज्मेटिक नहीं है, तब तक हमें क्या मानना है? उसको प्रिज्मेटिक ही मानना है। क्यों? क्योंकि अगर वो बोलेगा कि ऐसे टेपर्ड सेक्शन है, तो यहां पे डायामीटर इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ हो जाएगा ना। जैसे जैसे लेंथ इस साइड में जा रहा है वैसे वैसे डायमीटर चेंज होता रहेगा, और जैसे जैसे लेंथ चेंज हो रही है वैसे वैसे डायमीटर बढ़ भी रहा है, चेंज भी हो रहा है, उधर भी जा रहा है तो कम हो रहा है। हुआ क्लियर? चलो, ये हो गया प्रिज्मेटिक का मीनिंग। अब नेक्स्ट करते। नेक्स्ट आया हमारे पास में ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। ये देखते हैं हम। ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का यूज ओनली मैकेनिकल में होता है, वो देख लो, वो भी किस में? प्रोडक्शन में। ट्रू स्ट्रेस का मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास में कोई रॉड है, ऐसे मान लो कोई भी सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर मैं ऐसे कर देता हूं, यहां पे 1 1 हो गया सेक्शन, ये हो गया 2 2 सेक्शन हो गया, और ये मान लो ऐसे 3 3 सेक्शन हो गया। अगर मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे इधर फोर्स लग रहा है, तो मैं अगर इसको स्ट्रेस दिखाना है तो मैं क्या बोलूंगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? जनरली आप क्या बोलते हो? फोर्स अपॉन एरिया बोलते हो ना। तो यहां पे तो एरिया, वो भी कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा लोगे? कोई भी ले लो, क्योंकि ये तो प्रिज्मेटिक है। 1 1 पे ले लो, 2 2 पे ले लो, 3 3 पे ले लो। तो अगर मैं इसको बोलूं क्रॉस सेक्शन एट 1 1 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 2
इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 तो ये सारे क्या होंगे, सेम ही तो होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेगुलर है। अगर मैं इसमें बात कर लेता हूं, ये तो होगी हमारी एवरेज स्ट्रेस। मान लो इसी चीज को मैंने यहां पे डिस्क्राइब कर दिया 1 1 3 3 और यहां पे मेरा एक होल कर दिया मैंने एक, ठीक है। ऐसा होता ना, टेबल है पूरी, टेबल की ऊपर वाली सरफेस है, वहां पे ऐसे होल कर दिया, यहां पे होल कर दिया। इस होल की वजह से यहां पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। स्ट्रेस कैसे जाती है, मतलब मान लो ऐसे स्ट्रेस जा रही है, ऐसे स्ट्रेसेस लगेगी, लेकिन अब कैसे लगेगी स्ट्रेसेस, ये देखो, अब ऐसे लगेगी स्ट्रेस। आई बात समझ में? तो यहां से टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल कम है यहां पे। ये मान लो 2 2 है, 2 2 डैश कर देते हैं इसको, हुआ क्लियर? वही चीजें वापस लगाते हैं, फोर्स ऐसे लगा दो यहां पे, ऐसे यही सेम फोर्स लगा रहा हूं मैं, यही फोर्स यहां पे लगा दिया मैंने। अगर यही फोर्स यहां पे लग रहा है तो अब हम जो सिग्मा यूज करेंगे ना, अगर हमें ये सिग्मा यूज करना है तो पहले क्या था, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन 1 1, तो ये तो रहेगा। तो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया 1 1 इज नॉट इक्वल टू फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया 2 2। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। लास्ट असम्पशन लिखा था ना, याद आया? सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए, तो वो फिर यहां पे गलत हो गया। तो हमने क्या किया, इसको क्या किया, ट्रू स्ट्रेन कर दिया। ट्रू स्ट्रेस जैसे ही ट्रू स्ट्रेन हो गया। वो क्या होता है वो देखो, ट्रू स्ट्रेस का मतलब ये हो गया कि फोर्स अपॉन इंस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर आप मूव कर रहे हो यहां से यहां तक आ गए तो 2 2 में आपका इंस्टेंटेनियस एरिया क्या है, यही है, 2 2 पे चेंज हो गया तो ये एरिया लो गया, हुआ क्लियर? और ये क्या है, ये है एवरेज। मतलब चाहे आप यहां पे ले लो, चाहे यहां पे ले लो, चाहे यहां पे ले लो, क्या हो गया, पूरा का पूरा सेम ही हो गया। तो जब ये एवरेज और ये ट्रू स्ट्रेस दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना, इंस्टेंटेनियस एरिया, अब ऐसे तो नहीं है कि हर पॉइंट पे आप इंस्टेंटेनियस एरिया को इंक्लूड करते रहोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप एवरेज पे गेम खेलते हो, तो इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। यही रीजन था हमारा एजम्पशन लेने का, ट्रू स्ट्रेस इज नॉट यूज्ड, नॉट इंक्लूडेड। तो ये हो गया ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन, हुआ क्लियर? अब आता है केटी की बात। केटी मीन्स स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर मैं ये बोल देता हूं, स्ट्रेस एट 2 2 अपॉन स्ट्रेस एट 1 1 और 3 3, ऐसे कर लो इसको। ये क्या हो जाएगा आपका, केटी हो जाएगा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। मतलब हमने एक ऐसा फैक्टर बना लिया जिसकी मदद से हम एवरेज स्ट्रेस को सिग्मा ट्रू में चेंज कर सकते हैं, इंटर रिलेट कर सकते हैं। ये बन गया। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, के टी इज इक्वल टू 1 प्लस 2a अपॉन बी। अब a और b क्या होता है, तो आपने ये तो पढ़ा होगा, इलिप्स, इलिप्टिकल पढ़ो। इसमें अगर ये इलिप्स बन रहा है ना, ऐसे ऐसे इलिप्स बन रहा है, तो इसकी ये मेजर एक्सिस होगी, ये माइनर एक्सिस होगी। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, ये हो जाएगी इसकी a, ये हो जाएगा इसका b, हुआ क्लियर? अगर ये a है और ये b है तो ये फॉर्मूला लगा दो, वहां से kt की वैल्यू लगा दो और kt की वैल्यू के यहां पे पुट कर दो। और स्ट्रेस, रेगुलर स्ट्रेस तुम्हें पता है
उसको मल्टीप्लाई करके इतनी स्ट्रेस निकाल लो, तो आपके पास में ट्रू स्ट्रेस आ गई ना। वो अगले इस पे कभी न्यूमेरिकल नहीं आया है और ना ही कभी पूछा है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, वो भी किसके लिए, सर्कल के लिए। अब अगर मेरे पास में इलिप्स है, उसको मैं सर्कल कब बोलूंगा, तभी बोलूंगा इफ a इज इक्वल्स टू b। तो हम क्या कर देंगे यहां पे, फॉर सर्कल a इज इक्वल्स टू b होता है, इसको यहां पे अप्लाई करो तो kt की वैल्यू क्या हो जाएगी, kt इज इक्वल्स टू 3 फॉर सर्कल। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जितने स्टार मार्क लगा सकते हो ना उतने स्टार मार्क लगा लेना। नोट करो इसको फटाफट। स्टार्ट कर दे फिर। नेक्स्ट स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो गया, स्ट्रेंथ रेगुलर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्या था, बॉडी फोर्सेस आपको पता है। अब बचा है सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल, वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वॉल्यूम ड्यू टू वेट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास में, सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल। सेंट वेनेंट प्रिंसिपल क्या था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस। देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस क्या होता है कि मैंने एक बार ले ली, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, इस फोर्स का यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा उसको मैं बहुत माइक्रोस्कोपिकली बता रहा हूँ आपको। इस पूरे सेक्शन को मैंने क्या किया, यहाँ पे इनलार्ज बना दिया, ऐसे बना रहा हूँ मैं इसको। आपने यहाँ पे ये फोर्स लगाया, तो जहाँ पे फोर्स लगता है ना वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होती है, कभी कभी फोर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है ना, तो हमारे हिसाब से स्ट्रेस कैसी आनी चाहिए, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। इसके अंदर इतनी स्ट्रेस आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा आगे जाते हैं तो ये स्ट्रेस कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, ये स्ट्रेस एकदम यूनिफॉर्म हो जाती है। और ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये होती है 1.07 टाइम्स ऑफ डी, जितना डायामीटर है उसके बाद में उसकी यूनिफॉर्म स्ट्रेस आ जाती है। तो सेंट वेनेंट ने कहा था कि आगे तक ही इतनी रहती है, और जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो सेंट वेनेंट ने बोला कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम इंक्लूड करते हैं। तो सेंट वेनेंट ने ये बोला तो हम इसी को इंक्लूड करते हैं। इस पे कैलकुलेशन टफ हो जाएगी ना, इसीलिए तो उसने एजम्पशन माना था। हुआ क्लियर? तो ये सारे एजम्पशंस तो हो गए। अब सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल जो एफएम वगैरह में यूज होता है वो क्या है, और यहाँ पे क्या है वो देखो। वर्ड सुना होगा यूनिफॉर्म, वर्ड सुना होगा नॉन यूनिफॉर्म, एक होता है स्टेडी, एक होता है अनस्टेडी। वो चारों चीजें सेंट वेनेंट ने बताई थी। सेंट वेनेंट ने कहा था कि प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। हुआ क्लियर? क्लियर है सर, क्योंकि हम ये लिखते हैं ना, कोई भी प्रॉपर्टी लिख लो, इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी टाइम, ऐसे लिखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसको मैं कर देता हूं दो पार्ट में डिवाइड। मैं ये कह देता हूं प्रॉपर्टी इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस, ठीक है। हम यहां पे स्पेस की बात करेंगे। चलो थोड़ा और इलेबोरेट करके बताते हैं आपको। मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी को डिवाइड नहीं करके स्पेस और टाइम को डिवाइड कर लिया। तो मैं स्पेस पे आ गया, यहाँ पे मतलब मैं एक्स वाई जेड की बात करूंगा, यहाँ पे मैं टाइम की बात करूंगा। तो इसको मैंने दो टाइप से डिवाइड कर दिया कि स्पेस या तो प्रॉपर्टी स्पेस का फंक्शन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, दो ही है इसके पहलू। तो प्रॉपर्टीज इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड प्रॉपर्टीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्पेस। समझ रहे हो बात को?
प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्पेस का मतलब क्या हो गया, वो वाली प्रॉपर्टी, उसकी लेंथ x डायरेक्शन, उसकी हाइट y डायरेक्शन एंड डेप्थ z डायरेक्शन, उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये प्रिज्मेटिक सेक्शन मान सकते हैं ना हम। इस पे बात करते हैं, प्रॉपर्टी इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस, इसका मतलब टेपर्ड सेक्शन याद करो, जैसे कि डायामीटर इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ था, चेंज हो रही थी, इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉपर्टी इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं, अगर जैसे लिखते हैं ना y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन dy by dx इज नॉट इक्वल टू 0, यही होता था। y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो अगर x का फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन करो, वो 0 नहीं आता था। तो जैसे कि मान लो x स्क्वायर प्लस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 है ना। इसका मतलब अगर ये प्रॉपर्टी इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस है, तो d ऑफ प्रॉपर्टी अपॉन d ऑफ स्पेस क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज को हम कुछ बोलेंगे, ठीक है। अगर मैंने यहां पे बोला था प्रॉपर्टी इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस, तो मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था, टेपर्ड सेक्शन। क्या टेपर्ड सेक्शन को प्रिज्मेटिक बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। क्या टेपर्ड सेक्शन को यूनिफॉर्म बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। तो इसका नाम क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। अगर यही चीज उल्टा यहां पे आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, d ऑफ प्रॉपर्टी अपॉन d ऑफ स्पेस इज इक्वल टू 0। हमने ये लिखा है ना, अगर मैं खाली 2 का डिफरेंशिएशन कर दूं, तो 2 का डिफरेंशिएशन तो ये क्या हो गया, 0 ही हो गया, फिर इक्वल टू 0 ही हो गया। 2 करो चाहे 3 करो, 4 करो, 5 करो, कुछ भी करो, x का फंक्शन नहीं है ना, y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x। कुछ भी करो उससे मतलब ही नहीं है। मैं यहां पे c कर देता हूं, कोई भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, 0 ही होगा इसका, प्रॉपर्टी अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब डायमीटर लेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। हुआ क्लियर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म और ये यूनिफॉर्म, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को ऐसे याद रखना कि स्पेस पे डिपेंडेंसी है क्या, अगर डिपेंडेंसी है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या कर रहा है, डिपेंड हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट है। हुआ क्लियर। अब ये चीज हम टाइम के लिए करते हैं, तो टाइम के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि अगर यहां पे मैं बोल देता हूं प्रॉपर्टी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और यहां पे बोल देता हूं प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, दो ही चीजें पॉसिबल है, तो ये चीज यहां पे कर दो। तो d ऑफ प्रॉपर्टी अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम है ना, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब कोई भी चीज टाइम पे डिपेंड हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, वो स्टडी नहीं रहेगी। स्टडी का मतलब वो चीज वही है, आज 1 साल बाद में देखोगे तो वो चीज वही है, 10 साल बाद में देखोगे तो वो चीज वही है, वो क्या हो गया, वो स्टडी हो गया। लेकिन 1 साल बाद में देखने आओगे तो वो क्या है, चेंज हो रही है। 10 साल बाद में देखोगे तो वो शायद उसकी कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी, या फिर वो चीज़ डिमिनिश हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टडी बोलेंगे। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपकी खुद की एज क्या है, एज इज अनस्टडी, इसको हम बोलेंगे अनस्टडी। आप ऐसे थोड़ी हो कि आज जितने ईयर के हो कल उतने ही ईयर के रहोगे, परसों अगले साल 2 साल 10 साल बाद में उतने ही रहोगे, क्योंकि आपकी एज क्या है, अनस्टडी है। लेकिन अगर इसका रिवर्स हम पढ़े यहाँ पे, d ऑफ प्रॉपर्टी अपॉन dt, कुछ भी करो अगर ये तो 0 ही आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब वो टाइम पे इंडिपेंडेंट है ना, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। अगर टाइम पे डिपेंड नहीं करी तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टडी। मतलब ये क्या रहेगा, हमेशा इतना ही रहेगा, चेंज कभी नहीं होगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया,
मैंने बोला मेरी एज है, तो मेरी एज आज जितनी है 10 साल बाद में उतनी थोड़ी रहेगी, नहीं रहेगी। तो मेरी एज एक प्रॉपर्टी होगी, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये क्या हो गया, अनस्टडी हो गया। हुआ क्लियर? इस पेन की लेंथ क्या है, स्टडी है कि अनस्टडी है? इस पेन की लेंथ है स्टडी। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद ये इतना ही रहेगा। प्रॉपर्टी इसकी लेंथ इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि लेंथ टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, वो स्टडी हो गया। अब आया समझ में? इसको पूरे को नोट करो, फिर आगे चलता है। चलो, ये हो गया आपका क्लियर। तो आई थिंक आपके सारे एजम्पशन आपके क्लियर हो चुके हैं। अब जब एजम्पशन क्लियर हो चुके हैं तो अब आगे बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये याद रखना, इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी एकदम बेसिक था ये। अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सॉन्ग।